कैसा क्या सेल वाला पूछना चलिए के कौन होवे चले यार कथी नहीं 12th वाला के चलो सारा वही वाला में हमको ले आओ ना हाँ चलो देखो प्रोकैरियोटिक सेल बतलाए हुए थे कि प्रो मतलब प्रिमिटिव। एक मिनट ये वाला ले लेते हैं। बतलाए हुए थे प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक कैरियोटिक बना है कैरियोन वर्ड से और कैरियोन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि वैसा सेल जिसके अंदर डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है जिसका ना कोई मेम्ब्रेन है और ना ही फुल्ली डेवलप्ड है। यानी कि ये भी कह सकते हो कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ऐसे सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल। मैंने बतलाया हुआ था कि इसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस या फिर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल का मतलब कि जिसके पास प्रॉपर शेप हो प्रॉपर उसकी संरचना हो ऐसा न्यूक्लियस या फिर ऑर्गेनल इसके पास नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका मैंने ब्रैकेट में लिखवाया हुआ था। याद करो इसका मैंने क्या नाम लिखवाया हुआ था साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा पीपी येलो। ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल के। ये मैंने कल लिखवाया हुआ था कि दे आर जनरली स्मॉलर। ये इनके यदि शेप की बात करें साइज की बात करें तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ये बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं लेकिन ये मल्टीप्लाई बहुत तेजी से करते हैं। जितने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उतने जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि अपना नंबर बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। तो ये वैसे ऑर्गेनिज्म है जो कि होते तो बहुत छोटे हैं लेकिन अपना नंबर जो है बहुत तेजी से बढ़ाते हैं यूकैरियोटिक सेल के कंपेयर में। दे वेरी इन शेप एंड साइज। इनके यदि शेप एंड साइज की यदि बात करें तो अलग अलग होता है। यानी कि जितने प्रोकैरियोटिक सेल देखोगे किसी का साइज ऐसा नहीं होगा कि सभी का साइज सेम होगा। जैसे हम लोगों में है तो हम लोगों में क्या है कि हम लोगों में शेप हम लोग का साइज जो है नॉर्मली 5 फुट 5 इंच 5 फुट 6 इंच या फिर 6 फुट इसी के आसपास में होता है। ऐसा तो नहीं देखोगे कि ऐसा तो नहीं देखोगे कि खूब एकदम कोई है 4 फुट का कोई है 2 फुट का कोई है 10 फुट का। ऐसा देखने को नहीं मिलता है हमारे में। जनरली हम बोल रहे हैं जनरल वो एक्सेप्शन हुआ जनरल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है लेकिन इनमें क्या होता है इनमें जितने होते हैं सभी का साइज क्या होता है टोटली अलग अलग होता है। क्लियर तो वही यहाँ पे बोल रहा है दे वेरी इन शेप एंड साइज। तो यहां तक तो लिख भी लिए हुए थे। उसके बाद देखो अगले वाले पे बैक्टीरिया हैव 4 शेप्स। ये भी हम कल लिखवा दिए हुए थे कि बैक्टीरिया के पास मेनली 4 शेप होते हैं बैसिलस कॉकस विब्रियो और स्पाइरिलम। जो बैसिलस मतलब रॉड लाइक देख रहे हो यहाँ पे रॉड के जैसे दिख रहा है ये हुआ बैसिलस। कॉकस मतलब स्फेरिकल गोल गोल विब्रियो कॉमा के जैसे और स्पाइरल हो गया स्पाइरल के जैसे। ठीक है यानी कि घुमावदार। तो ये भी कल यहां तक बतला दिए हुए थे। अगला देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स। तो भैया मैंने ये बतलाया कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी नहीं होता है और साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसके पास नहीं होते हैं। किसके पास प्रोकैरियोटिक सेल के पास। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास होता क्या है तो उन चीजों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप का मतलब होता है एनवेलप का मतलब होता है कवर कवरिंग। ठीक है लिफाफा या फिर जिसके अंदर वो पैक होता है। तो यदि ह्यूमन सेल की बात करें या फिर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल का एनवेलप कितना है एक ही था कौन सा सेल मेम्ब्रेन। वहीं यदि प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल एनवेलप कितना था दो एक सेल मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल। लेकिन वहीं यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो याद करो मैंने बतलाया हुआ था जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल एनवेलप होता है वो 3 होता है
सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, दूसरा सेल वॉल और तीसरा ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास 3 एनवेलप होता है। सबसे अंदर में सेल मेम्ब्रेन, उससे हल्का सा बाहर आएंगे तो सेल वॉल, और उससे भी बाहर आएंगे तो ग्लाइकोकैलिक्स। तो हम इस आज के टॉपिक में जो जो चीजें पढ़ने वाले हैं, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जिन जिन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वो होगा एक सेल एनवेलप, ठीक है, सेल एनवेलप यानी कि सेल का कवरिंग। दूसरा होगा मीसोसोम, तीसरा होगा क्रोमैटोफोर, न्यूक्लियोइड, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्री, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज। एक एक करके हम सबके बारे में देखेंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे देख लेते हैं। ये है, दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर बोल दो सेल मेम्ब्रेन। ये वाला जो दिख रहा है ये क्या होगा, सेल वॉल। सबसे बाहर वाला क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के पास 3 कवरिंग लेयर होता है। सबसे अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल और सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद मैंने बतलाया हुआ था कि जो ये सेल होता है, कोई सा भी सेल हो, सेल के अंदर में कुछ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रॉपर फ्लूइड के जैसे नहीं होते हैं, अर्ध फ्लूइड, ठीक है, आधा फ्लूइड के जैसे दिखते हैं, या फिर जेली लाइक फ्लूइड बोल दो, जिसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। और सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। यानी कि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है वो कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में। यही पूछे थे ना चंदन कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सो अब समझ में आया। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जो भी सेल के अंदर जो भी जितने भी प्रोसेस होता है वो सब कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इस चीज का ध्यान रखना। चूंकि मैंने क्या बताया कि इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्लास 12th में जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा। तो वो जेनेटिक मटेरियल में जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब कहलाते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब मान लो पानी है, ठीक है, या फिर मान लो कोई सामान है, उस सामान को मैंने किसी चीज में रखा है, ठीक है, वो मान लो न्यूक्लियस है। अब जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा, जब सामान रखने वाला ही नहीं होगा, सामान क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो वहीं यहाँ पे क्या होता है कि जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है ये एकदम पूरा बिखरा हुआ रहता है। इसको ऐसे कैसे जैसे मन हो ऐसे अपना बनाना, तो ये ऐसे पूरा का पूरा बिखरा हुआ रहता है ये जेनेटिक मटेरियल। और इस जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए, तो ये जो मटेरियल है ये क्या है, न्यूक्लियोइड। अब बोलोगे सर न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस है क्या, नहीं, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर का चीज है। चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है इसलिए वो बिखरा हुआ है, जिसका नाम होता है न्यूक्लियोइड। क्लियर। उसके बाद एक पढ़ाएंगे मीसोसोम, ठीक है, एक स्ट्रक्चर आएगा मीसोसोम। यहीं पे क्या होता है, कुछ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पाइरल टाइप का एक घुमावदार स्ट्रक्चर बन जाता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो वो जो मीसोसोम होता है उसका काम होता है कि वो सेल को सांस लेने छोड़ने यानी कि गैसेस को एक्सचेंज करवाने में उसकी मदद करता है। ये हो गया मीसोसोम का काम। दूसरा है क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसी का घुमा हुआ स्ट्रक्चर है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, मान लो कि यही है। अब ये मान लो कि इस तरीके से है सेल मेम्ब्रेन, ठीक, ये है इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन। अब मैंने ऊपर में क्या किया, इसको हल्का सा ऐसे फोल्ड कर दिया, इस तरीके से मान लो ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक, लो इस तरीके से मैंने ऐसे मान लो फोल्ड कर दिया ऊपर वाले में। तो यही ऊपर वाला फोल्डेड वाला स्ट्रक्चर क्या था, मीसोसोम, जो कि उसको सांस लेने में मदद करता था। और नीचे में क्या होगा, बड़ा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन है किसका,
सेल मेम्ब्रेन को ही मॉडिफाई करके इस तरीके का नीचे में स्ट्रक्चर बन गया जिसका नाम होता है क्रोमैटोफोर, जिसके पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो अपना खाना खुद बनाएंगे तो उनको क्या चीज चाहिए, सनलाइट। तो सनलाइट तो उसको बाहर से मिल रहा है, और क्या चीज चाहिए, और चीज चाहिए उसको क्लोरोफिल। ठीक है, क्योंकि उसी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, वही जो क्लोरोफिल होता है उसी क्लोरोफिल का काम होता है, आगे पढ़ाएंगे, उसी क्लोरोफिल का काम होता है कि सनलाइट को ट्रैप करना, यानी कि सनलाइट को पकड़ के रखना। क्योंकि जैसे मान लो कि हम लोग खाना कोई बनाए, ठीक है, अब यदि कोई खाना बनाता है तो उसके लिए मान लो हमने सब्जी काट ली, चावल धो लिया, दाल वाल हमने रेडी कर लिया, लेकिन मेन चीज क्या चाहिए, गैस। गैस नहीं रहेगा खाना नहीं पकेगा। सेम वैसे ही सारा सामान रेडी है लेकिन सनलाइट नहीं होगा तो खाना नहीं पकेगा, खाना नहीं पकेगा तो उनको भोजन नहीं मिलेगा पेड़ पौधों को। जब उनको भोजन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होंगे, डेड हो सकते हैं थोड़े से टाइम में, क्योंकि उनके पास कुछ स्टोरेज मटेरियल होता है, उनके पास कुछ खाना होता है जिसके कारण वो कुछ दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। ठीक, तो जो क्रोमैटोफोर होता है इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और यही क्रोमैटोफोर स्ट्रक्चर जो है वो उनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उनकी मदद करता है। क्लियर। न्यूक्लियोइड बता ही दिए क्या होता है। फ्लैजिला, फ्लैजिला इस टाइप के सांप के जैसे दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं फ्लैजिला। अब जाहिर सी बात है कि दिखने से स्पष्ट हो गया होगा कि इसका काम क्या होगा इस फ्लैजिला का। इस फ्लैजिला का काम होता है कि ये मूवमेंट में मदद करता है, यानी कि सेल को एक जगह से दूसरे जगह जाने में कौन मदद करता है, फ्लैजिला। दूसरा है पिलाई एंड फिम्बरी, इनका ये एक कुछ और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सेल के ऊपर में, जिनका काम होता है कि अब जैसे ये किसी चीज को इनको पकड़ना होता है। ठीक है, तो जब क्लास 12th में आओगे तो वहां पे पढ़ाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहां पे बताएंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है एक फिम्बरी, जिसका काम होता है कि ओवम को पकड़ना, ओवम को अपने अंदर लाना। तो जहां पे आए फिम्बरी मतलब फिंगर, तो ये हाथ, इसका काम होता है कैच करना, पकड़ना। सेम वैसे ही यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर होता है इसका भी काम क्या होता है कि जो यहाँ पे फिम्बरी पिलाई होता है, इनका काम क्या होता है कि ये अपने प्रे को, अपने शिकार को, जिसको भी इनको पकड़ना होता है उसको पकड़ने में ये फिम्बरी इनकी मदद करता है। उसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम कल भी जब मैंने समझाया हुआ था तो मैंने बतलाया हुआ था कि राइबोसोम क्या, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब चला जाता है तो क्या बना लेता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन बनता है। यानी कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन को बनाना। क्लियर। और भी छोटे छोटे इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनका एक अलग अलग कोई काम होता है। क्लियर। तो इन्हीं के बारे में आगे लिखना है और थोड़ा बहुत और समझाना है। तो कल कहां तक लिख लिया हुआ था, ये वाला हो गया था, ये तो हो गया था।